वास्तविक मात्रा का आकार तथा स्थान निश्चित है और क्रम स्वर क्रम के अनुरूप है, जिससे पढ़ने में त्रुटि की संभावना कम होती है। यही कारण है कि देवनागरी को अत्यंत तार्किक और ध्वन्यात्मक रूप से सटीक लिपि माना जाता है। देवनागरी में व्यंजन को वर्गीकरण उच्चारण के स्थान के आधार पर हुआ है। इसकी सबसे विशेषता इसकी शिरोरेखा है, जो शब्दों को एक धागे की तरह जोड़ती है। अंग्रेजी में ऐसी क्रम नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं ABC में कोई ध्वनि क्रम नहीं है, लेकिन हमारी देवनागरी में ख ख ग में पूर्णतः ध्वनि विज्ञान क्रम है। इसका संयुक्त व्यंजन दो या अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। इस संयुक्ताक्षर की संरचना एवं वर्ण व्यवस्था ने इसे अन्य लिपियों से अलग और विशिष्ट बनाती है। यूनिकोड में अब सारे संयुक्त व्यंजनों को मानकीकरण भी किया गया है। सामाजिक और ऐतिहासिक भूमिका देखते हैं तो सामाजिक इतिहास में भी देवनागरी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह लिपि धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होती रही है। 19वीं शताब्दी में, जैसे सब जानते हैं, नागरिक आंदोलन ने इसे अधिकार और मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक युग में नागरिक आंदोलन ने इसे औपचारिक स्वीकृति दिलाने में मदद की, जिससे देवनागरी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का सार्वजनिक पहचान का हिस्सा हुआ। मुद्रण और डिजिटल युग तक अगर देखे जाए तो मुद्रण तकनीक आने के बाद देवनागरी के लिए मानकीकरण की आवश्यकता बढ़ी। इसलिए यही प्रक्रिया आगे चलकर डिजिटल मानकीकरण दिशा में गई। इसके लिए भारतीय लिपियों ने इसकी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज जैसे प्रारंभिक स्टैंडर्ड्स को विकसित किए। डिजिटल युग की आवश्यकता और बढ़ गई, क्योंकि अब कंप्यूटर पर देवनागरी को क्रम से प्रदर्शित करना था। यूनिकोड और मानकीकरण, जैसे हम सब जानते हैं, आजकल के यूनिकोड ने देवनागरी को वैश्विक डिजिटल मंच पर स्थापित करते हुए डिजिटल संसार में स्थायी स्थान दिलाया। यूनिकोड देवनागरी के लिए U+0900 से U+097F तक का ब्लॉक निर्धारित है। और डिजिटल चुनौतियां, जो भी हम करते हैं, नया इन्वेंशंस करते हैं, उसके लिए डिजिटल चुनौतियां बहुत सामना करना पड़ता है। उस दिशा में यूनिकोड को भी यही था। और डिजिटल युग में देवनागरी के सामने संयुक्त अक्षर, मात्रा, स्थान और फॉन्ट रेंडरिंग और लिगेचर्स को सही ढंग से प्रदर्शित करने की चुनौती आई, लेकिन इसकी टेक्स्ट शेपिंग इंजिन्स और आधुनिक रेंडरिंग सिस्टम्स ने विकास किया। और हथ बस जैसी तकनीकों ने देवनागरी सहित अनेक लिपियों के लिए अक्षर रचना को सही रूप में प्रस्तुत करने में सहायक किए। निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहती हूँ कि देवनागरी की यात्रा ब्राह्मी लिपि से शुरू होकर यूनिकोड तक आज पहुंची है, जो भारतीय सांस्कृतिक निरंतरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देवनागरी का इतिहास ये बताता है कि एक लिपि समय साथ बदल सकती है, पर उसी समय अपनी पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए भी रख सकती है। इसलिए ये लिपि प्राचीन परंपरा और आधुनिक तकनीक दोनों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रिसर्च मैगजीन आप भी ले लेना, वहाँ से बोल रहे हैं। नहीं, रिसर्च मैगजीन। धन्यवाद मैम। अब मैं सुश्री नर्मदा कुमारी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, राजभाषा महालेखाकार, बेंगलुरु से हैं। सुश्री नर्मदा कुमारी। हेलो। मंचासीन और मेरे सम्मुख बैठे आदरणीय प्रबुद्धजन, अभी मैं सभी का नाम लेने के लिए मुझे समय चाहिए। मुझे लगता है अभी समय की बाध्यता को देखते हुए मैं कार्यक्रम जो है आगे बढ़ाती हूँ। और सभी भाषा सेवीगण और जो आज का विषय है, अधिक समय न गवाते हुए सीधे विषय पर आती हूँ। और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये एक अपनी पहचान स्वयं बना रहा है। क्यों? उसका कारण ये है कि इसका कारण ये है कि आज हमारे सम्मुख 3 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी जो हमारी मार्गदर्शक है, और दूसरी पीढ़ी, मुझे लगता है उनकी संख्या अधिक होती तो और मार्गदर्शन अच्छा होता, और एक हम जो बीच में हैं।
जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए खुद आदरणीय हरिपाल सर और इस्पाक अली सर और जो सम्मुख प्रभुजन है उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहली बात आती है कि ये दो संस्थाओं की प्रतिबद्धता है कि लिपि को लेकर और सिर्फ एक देवनागरी नहीं, भारतीय भाषाओं सहित उनकी लिपि को लेकर भी आगे बढ़ानी है। और भारतीय भाषाओं से ही देवनागरी लिपि का जो संरक्षण का उत्तरदायित्व है वो हम सभी के ऊपर है और साथ में युवा पीढ़ी पर। तकनीकी का प्रयोग अब हर भारतीय के लिए भाषा का अंत हो गया है। आज मैं तकनीकी के प्रयोग का लिपि संरक्षण और इस संबंध में जानकारी दूंगी। समय को देखते हुए मैं संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहूंगी। आगे बढ़ते हैं। भाषाएं, लिपि एवं ज्ञान परंपरा। पेरिस विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के आचार्य फर्दिनांद सस्यूर ने अपने व्याख्यान में कहा था, भाषा हमारी सामाजिक संपत्ति के रूप में हमारे साथ है। यह खुशी की बात है कि संपत्ति, तो भाषा और लिपि दोनों हमारी संपत्ति हैं जो हमें आने वाली पीढ़ी को देनी है। और एक विचारणीय तथ्य है कि भारत जैसे बहुभाषीय देश में जहां 1500 से अधिक भाषाएं, बोलियां प्रचलित हैं और अभी इस समय पर अगर हम बोलियों की बात करें तो कुछ बोलियां जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, ये सभी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का प्रौद्योगिकी सहित एक नए रूप में परिदृश्य देखने को मिलता है और जिसको अभी समझने की आवश्यकता है। अब सूचना और प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ साथ हम किस तरह से देवनागरी लिपि का संरक्षण कर सकते हैं, एआई के जरिए हम कैसे उसको उपयोगी बना सकते हैं, यह जानना जरूरी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारी भारतीय भाषाओं का डेटा, जो मैं एक आपको सबको बताना चाहूंगी कि जो डेटा है, अगर हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे डेटा हमें जो मिलता है वो अंग्रेजी में ज्यादा मिलता है, लेकिन क्या भारतीय भाषाओं में वो डेटा उपलब्ध है? नहीं। उसका कारण ये है कि वो डेटा लिपिबद्ध नहीं किया गया है। तो इसलिए हमें जरूरत है कि जो भी हमारी भाषाओं में डेटा है वो इंटरनेट पे हम अवेलेबल करें या भारतीय भाषाओं के अलग अलग टूल्स पर करें ताकि वो सबके लिए उपयोगी हो सके। इसके अलावा अब है हिंदी में विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में होते हुए भी सामग्री देवनागरी लिपि में सिर्फ 0 से 2% के बीच है। इंटरनेट पर आप सोचिए, भारत एक बहुभाषी देश है और अगर देखा जाए विश्व में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में है, लेकिन क्या उसका डेटा जितनी बोली जाती है उतना डेटा हमारे नेट पर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लिपिबद्ध नहीं किया गया है। अब जैसे मैं बताती हूँ, जो विश्व की मुख्य भाषाओं में 38 भाषाएं हैं उसमें हिंदी 38वें नंबर तक भी नहीं आती है। क्यों? जैसे थाई, लिथुआनिया, हिब्रू, लताई, ये भाषाएं ऐसी हैं जो 38वें स्थान पर भी हैं। तो लिपिबद्ध करने की अत्यधिक आवश्यकता है। नेक्स्ट अगली देवनागरी लिपि की कंप्यूटरीय अनुकूलता, क्योंकि ये काफी हद तक इस बारे में चर्चा भी हो चुकी है। मानक रूपी निर्धारण हेतु केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उनकी पुस्तक है जो है देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, जो मानक रूपों के बारे में बताती है। कंप्यूटर पर अक्षर संयोजन के लिए यूनिकोड में देवनागरी फ़ॉन्ट का विकास हुआ है। अगर हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें तो मुख्य रूप से हमारे सामने एक कीबोर्ड आता है, कुंजी पटल जिसे कहा जाता है, और होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारा यूनिकोड समर्थित होना चाहिए और कुंजी पटल हमारा जो होता है यूनिकोड होना चाहिए। तो कुंजी पटल हमारा स्क्रिप्ट होना चाहिए, इंडियन स्क्रिप्ट, भारतीय भाषाओं से, ताकि उसमें हम टाइपिंग भी अच्छे से कर पाए। इसको मैं संक्षिप्त रूप में बताती हूँ जिस तरह से आगे चलिए। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी भारतीय भाषाओं की उपलब्धता है। टाइपिंग में कोई मुश्किल नहीं होती। कई भाषाओं में जो समानता है उसको भी आसानी से टाइप किया जा सकता है। विचारणीय तथ्य क्या है? ये सबसे मुख्य बात है कि पहला हिंग्लिश उपन्यास। अब ये हिंग्लिश शब्द क्या लगता है? हिंग्लिश है कि जिसकी स्क्रिप्ट को अगर देखा जाए वो ना हिंदी लैंग्वेज को अंग्रेजी स्क्रिप्ट में लिखा है, यानी कि रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, लेकिन ये उपन्यास बिका भी बहुत है अमेज़न पर। क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी ने पसंद किया। लेकिन विचारणीय तथ्य ये है कि क्या इस तरह से हिंदी भाषा की लिपि बदलकर उसको मार्केट में बेचना उचित है? क्यों नहीं हमारी अपनी भाषाएं दूसरी लिपि में परिवर्तित कर और वो मार्केट में आती हैं, ताकि आजकल की युवा पीढ़ी को भारतीय भाषाओं और उनकी लिपियों के लिए प्रेरित किया जाए। और
इसके बाद है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में अभी मैं भाषणी के बारे में बताऊंगी क्योंकि क्या है, समय कम है। नेक्स्ट ये देखिए, भारतीय बहुभाषी अनुवाद उपकरण है। इसके लिए मैं कई जगहों पे वर्कशॉप भी लेती हूँ और हर एक कार्यशाला में मेरा कहना यही है कि हमारे ये जो अनुवाद टूल है, इनमें आपको अपनी लॉगिन आईडी बिना बनाए भी आप इसमें काम कर सकते हैं। जिस तरह से भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी ये सीडेक का है और राजभाषा विभाग द्वारा इसका भी प्रयोग किया जाता है और आप इसमें बिना लॉगिन आईडी भी अपनी हिंदी में से लेकर तमिल भाषा में, तमिल लिपि में अनुवाद किया गया है। इसमें सीमा जो रहती है 20 MB तक की फाइल है, नहीं तो आपके 5000 शब्द बिना लॉगिन आईडी के आपके साथ उसी लिपि में अनुवाद हो जाते हैं। अब है भाषणी। भाषणी में भी बिना लॉगिन आईडी बनाए 1000 शब्दों का आप अनुवाद कर सकते हैं, जैसे कन्नड़ा लिपि से संस्कृत में किया गया है। तो ये है भाषणी और ये भाषणी में भी अभी इसमें IIT के अलग अलग मॉडल्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं भाषाओं को लेकर। हाँ, भाषणी का मोबाइल ऐप भी है जिसमें आप, अगर मैं एक नए राज्य पे गई हूँ तो अपने आप बोलकर और अपनी भाषा को परिवर्तित कर सामने वाले को बता सकती हूँ। इसके अलावा ये तो मौखिक हो गया, लेकिन इसमें लिखित का भी प्रावधान है। अगर आप देखेंगे मेरे मोबाइल वहां पर, मैं मोबाइल में हर समय रखती हूँ, मैं प्रयोग करती हूँ और वर्कशॉप में भी सब जगह यही बताती हूँ कि इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट अब है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारतम मिशन चलाया गया। इस मिशन के अंतर्गत भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना, डिजिटल बनाना, प्रसारित करना और आने वाली पीढ़ी के लिए सभ्यगत ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। देखिए ये पांडुलिपियां जैसे जिस तरह से थी उसी रूप में डिजिटल करके संरक्षण किया जाएगा। अब है लिपियों संरक्षण में AI की भूमिका। आजकल के बच्चे सब AI की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि लिपि OCR, जितनी भी पांडुलिपि उनको OCR उनको करके और उनको डिजिटल किया जाता है। लिपि का पुनरुद्धार करना, सांस्कृतिक संदर्भ का विश्लेषण करना, ये सभी। और अगर हम किसी, मान लीजिए अंडमान निकोबार में कोई व्यक्ति बोलने वाला है उस भाषा को, हम उसकी रिकॉर्डिंग करके उसकी लिपि को जानने की, भाषा को जानने का प्रयास कर सकते हैं, जो सिर्फ AI के द्वारा ही प्रयास किया जा सकता है। भारतीय भाषाओं के लिए किस किस के प्रयास है? विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए मैं बताना चाहूंगी, भाषा प्रौद्योगिकी की उन्नति की दिशा में सीडेक पुणे, TDIL पुदुचेरी, IIT कानपुर, हैदराबाद, मद्रास, गुवाहाटी, IIM बेंगलुरु, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और नई दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय आदि मुख्य रूप से योगदान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर हम आज देखें, नागरी लिपि परिषद और बेंगलुरु साहित्य अकादमी की पहल हो गई है, तो हमें खुशी है कि हम भाषा और लिपि के लिए बढ़कर मिलकर काम करेंगे। आप सबका मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रेखा अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। केवल 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, इनकी फ्लाइट है, इसीलिए इन्हें पहले बुलाया जा रहा है। और उसके बाद मैम आपको, रेखा अग्रवाल मैम के बाद आपको मैं बुलाती हूँ। तो सबको खाली 2 मिनट का ही समय दिया जा रहा है। मैडम को दे दीजिए। हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। अच्छा, वो भी आ जाइए। पहले आप पढ़ दीजिए। तो आप पढ़ लीजिए ना, तब तक कोई बात नहीं। नहीं, मैडम पढ़ रही है। इनका नाम बोल दीजिए। विजया भारती मैम पहले अपना प्रपत्र वाचन करने आ रही हैं। उनका स्वागत है। ये विशाखापट्टनम से आई हैं, बड़ी दूर से आई हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी तो किया है बहुत, और PPT का भी, पर ठीक है, जो भी विषय है सबको बहुत बहुत नमस्कार। विषय है 2 भारतीय लिपियां, देवनागरी और तेलुगु। तो मैं दिखाना चाह रही थी दोनों को अलग अलग दिखा के, वो तो उनका किस प्रकार विकास हुआ है वो दिखाना चाह रही थी। अभी नहीं हो पाएगा तो ठीक है। उसकी समानताएं और भिन्नताएं मैं बताना चाहती हूँ। वैसे देखा जाए तो वर्णमाला अगर आप देखेंगे तो दोनों में समानता ही है। तेलुगु लिपि में थोड़े अक्षर ज्यादा है, तो समानताएं मतलब ब्राह्मी से ही दोनों, देवनागरी कहिए तेलुगु कहिए, ब्राह्मी से ही उनका उद्भव हुआ है और ध्वन्यात्मक है, दोनों ध्वन्यात्मक हैं। और देखा स्वर और व्यंजन की व्यवस्था जो है एक ही समान है। केवल तेलुगु में अगर देखेंगे आप तो री हमारे लिए देवनागरी में केवल री है,
तो हम तेलुगु में रू बोलते हैं, तो वहां पर एक अक्षर ज्यादा हो गया है। फिर ए आई हम लोग बोलते हैं, ए आई, तो तेलुगु में ए आई, तो एक वहां पर हुआ। ओ औ हम लोग यहाँ पर हिंदी में है ओ औ, वहां पर ह्रस्व जो है वो एक अक्षर ज्यादा हो जाता है। का वर्ग वही है, यहाँ से हा तक वही है, लेकिन र जो है हमारे तेलुगु में ज्यादा अक्षर है, र जो है वो अक्षर ज्यादा है। और ला भी है, ला जो अभी हम देवनागरी लिपि में भी ला वर्ण आ गया है। अगर आप कीबोर्ड पे देखेंगे मराठी के चलते ला वहां पर है, तो वही देवनागरी में भी हम लोगों ने ले लिया है। तो हम लोग अगर ला लिखना हो तो ला लिखते थे, तो अभी ला लिख रहे हैं। चंद्रकला अगर नाम है तो लिखना था, तेलुगु में तो आराम से ला लिख देते हैं, लेकिन हिंदी में लिखते वक्त जैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है ला, तो यहाँ पर भी ला ही लिखा करते थे। लेकिन अभी हम लोगों के लिए ये भी सही हो गया है, ला ध्वनि या ला वर्ण आ गया है, कीबोर्ड में भी आ गया है, तो हम लोग वो ला का प्रयोग हम लोग कला को कला बोलना, तो यहाँ पर कला ही हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार ये तेलुगु और हिंदी की बात हो गई। भिन्नताएं अगर देखें तो आकृति में जैसे 14वीं सदी के बाद, जब 14वीं सदी तक तेलुगु और कन्नड़ एक ही लिपि थी, तो 14वीं के बाद कन्नड़ से अलग होकर तेलुगु लिपि और ज्यादा विकसित हुई है, और थोड़ा वृत्ताकार गोलाकार हम कहा जाए तो वो ज्यादा मतलब सुंदर बनाने के लिए और ज्यादा विकसित हुआ है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो भिन्नताओं के लिए वही आकृति और स्वरूप थोड़ा सा मतलब तेलुगु हिंदी में देवनागरी में कहा जाए तो वो शिरोरेखा होती है, और यहाँ पर शिरोरेखा की जरूरत नहीं है क्योंकि गोलाकार है। और स्वर चिन्हों का प्रयोग जो है, चिन्ह जब हम लोग व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो वहाँ द्वित्वाक्षर या संयुक्ताक्षर हम लोगों के लिए क्या होता है, हिंदी में हम लोग पहला अक्षर जो है वो आधा करते हैं और दूसरा जो है वो पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेलुगु में क्या होता है, पहला अक्षर जो है वो पूरा आता है और द्वितीय अक्षर जो है वो आधे में, या हमारे लिए चिन्ह है, ता के लिए चिन्ह है। तो जैसे कि अगर विमुक्त अगर कहा जाए तो विमुक्त में त जो है का आधा आएगा, ता पूरा आएगा, है ना, देवनागरी में लिखा जाए तो लेकिन तेलुगु में ऐसा नहीं है, का पूरा आएगा, ता चिन्ह लगाया जाएगा। तो इस प्रकार थोड़े बहुत अंतर हैं, तो इसमें भी ये भिन्नताएं हैं। बस मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अब मैं रेखा अग्रवाल जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। रेखा अग्रवाल जी 2 मिनट का समय है। आप अपने परिचय जो है ना उसमें दे दिया करें, ग्रुप में सब पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। रेखा की मना कर नहीं आप ऐसे आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, छात्रजन, सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आभार है यहाँ के आयोजकों का, पुष्पांजलि सर का, नागरिक बचाने सर, हरिप्रगल सर सिंह का, और जो भी लोग आए हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मैसूर विश्वविद्यालय से
असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इस तरह मुझे पहली बार यहाँ अधिवेशन में आने का अवसर मिला है। इसका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस फाकल्टी सर को। हम लोग पहले 2-3 सेमिनार में उसके साथ मिल चुके हैं, तो इस तरह से उनका मेरा परिचय है। आज का मेरा पेपर का विषय है देवनागरी परंपरा, एक अमिट और अमर कहानी। बहुत सुबह से आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लिपि की उद्भव और विकास को ही जैसे हम पढ़ रहे हैं और ज्ञान परंपरा की बात को लेकर के हम चल रहे हैं। तो हम जहाँ सुबह जब बात हो रही थी कि जो चीज़ हम स्लेट पर लिखते थे या पट्टी पर लिखते थे, आज उसका रूप हम कंप्यूटर तक आ चुके हैं और एआई तक आ चुके हैं। लेकिन देवनागरी वही है, उसी देवनागरी को लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये विकास यात्रा हमारे उस 21 सेंचुरी को हमें दिखाती है कि हम कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं। एक बार गूगल के सीईओ का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर बाजार में रुकना है और भारत में बाजार को आपको बढ़ाना है तो हिंदी सीखनी होगी, और वो भी हिंदी कौन सी? देवनागरी वाली। आपको वो हिंदी सीखनी है, चाहे फिर वो हिंदी का रूप अवधी हो, भोजपुरी हो, ब्रज हो, जो भी हो, लेकिन आपको देवनागरी हिंदी सीखनी ही होगी। तो ये थी बाजार की भाषा, हिंदी की भाषा। हिंदी को क्यों हम कहते ना कि हस्ती को हम मिटा नहीं पाए, क्यों नहीं मिटा पाए? क्योंकि ये वो हमारी दी हुई गिफ्ट है, ये हमारे लिए गिफ्ट है कि जिसमें जिस लिपि में हमारे वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, जो कि आज भी हम उसी परंपरा को लेते हुए चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारे देवनागरी लिपि ने हमें क्या नहीं दिया? हमारी सांस्कृतिक वैल्यूज हमारी उनसे जुड़ी हुई हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए भाषा का एक अपना ही रूप है। केदारनाथ जी की 2 लाइन मैं यहाँ पढ़ रही थी, उसमें लिखा है, यह जो सीधी सी सरल सी अपनी लिपि है देवनागरी, इतनी सरल है कि भूल गई है अपना सारा अतीत। पर मुझे लगता है कि का किसी कुल्हाड़ी से पहले नहीं आया था दुनिया में, चा पैदा हुआ होगा किसी शिशु के गाल पर माँ के चुंबन से। तो इस तरह की जो बातें थी ये हमारी देवनागरी में ही संभव है, ऐसे ही संभव नहीं है। मैं एक्चुअली हमारे सिलेबस में उर्वशी पढ़ाते हैं, हम दिनकर जी की उर्वशी है और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो रचना जो है उसके ऊपर मैंने कई सारे आर्टिकल भी निकाले हुए हैं। तो हमेशा एक मैं रह नहीं पाती कि जो अट्रैक्शन, जो प्रभाव, जो भाव उसमें है कि दिनकर जी ने उस समय किस तरह से लिखा होगा। कि सुबह जब बात हो रही थी, जबकि बीज वक्तव्य चल रहा था, सर ने भाषा का और शब्दों का जो चमत्कार दिखाया। 4 लाइनें मेरा विषय जो है, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वही सारी बातें घूम फिर के आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि उन सब चीज़ों से मेरा आर्टिकल तो मैं नेक्स्ट देने वाली हूँ। तो 2 ही मिनट दिए जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं कुछ अलग सी बातें कर दूँ। 4 ही लाइन पढ़ूंगी। नीचे पृथ्वी पर बसंत की कुमकुम विवाह छाई है, ऊपर है चंद्रमा द्वादशी का निर्वेग गगन में, खुली नीलिमा पर विकीर्ण तारे यूं दीप रहे हैं, चमक रहे हो नील चीर पर बूटे जो चांदी के, या प्रशांत निस्सीम जल्दी में जैसे चरण वरण पर नीलवारी को फोड़ ज्योति के दीप निकल आए। ये देवनागरी ही है, शब्दों का चमत्कार है ना। रेखा चित्र और संस्मरण जैसी विधाएं हमारी देवनागरी की ही देन है। जो हम रेखा चित्र लिखते हैं, जो हम संस्मरण लिखते हैं, हम जो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। मैंने एक मेरी रूस की यात्रा, सॉरी मैं वो राइटर का नाम भूल रही हूँ, उन्होंने लिखा था राहुल संस्कृतन के है ना, राहुल ओके उन्हीं का, राहुल जी के लिखे है ना, उन्हीं के लिखे हुए मेरी तिब्बत यात्रा और मेरी रूस, हाँ गुमर के साथ उनके। तो ये देवनागरी लिपि ही है। हमारी जितनी भी रचनाएं हैं, जब एक आत्मकथाकार आत्मकथा लिखता है तो वो जो शब्द हैं जो हमारे अंदर उतरते हैं, जब हम उसमें विलीन हो जाते हैं। ये बात भी सही है कि हमारे बच्चे आज की जनरेशन लिखना भूल रहे हैं, इसलिए प्रश्न एकदम विचारणीय है कि हमें आने वाली पीढ़ी को लिखना सिखाना ही है ना। कैसे हमारी टीचर जो है इंदिरा पढ़ाती थी, कविताएं बुलवाती थी, है ना, और हम ऐसे ऐसे करके उसको घुमाते रहते उसको, और फिर बोलते थे, वो
है ना, सुबह की कविता, प्रभात की कविताएं सुनाते थे। तो वही है कि देवनागरी का ही प्रभाव है और किसी में प्रभाव नहीं हो सकता। क्या रामचरितमानस है, क्या सूर है, क्या तुलसी है, क्या कबीर है। कबीरदास जी की इस भाषा को सदुपड़ी कहा गया, सदुपड़ी तो कहा, लेकिन आज भी हम उन दोनों को उसी देवनागरी में ही पढ़ते हैं। फिर अपना कहते हैं ना, जो भी इनको एनालिसिस करना है करें, लेकिन भाषा की बात यही आती है। इसी वजह से क्या संगीत है, वास्तुकला है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, गणित है, जो भी राजनीति शास्त्र है, आज भी देवनागरी में सारे मिलने लगे हैं। संरक्षण की बात करें, आप अगर पुरानी लाइब्रेरी में जाएंगी, पुराने पुस्तकालय में जाइएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, CIAL, ये ऐसे ये हैं, हमारा सेंटर है जहाँ आज भी भाषाओं को लेकर के दिन रात काम हो रहा है और नई नई चीजें निकल रही हैं। देवनागरी की विशेषता यही रही है कि जब से हम सुन रहे ब्राह्मी लिपि है, तो फिर खरोष्ठी है, फिर कुटिल लिपि है, गुप्त लिपि है, ये करते 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 आज हम देवनागरी तक आ गए, नागरी तक आ गए। और यहाँ पर अब हम इसको, इसके विस्तारित रूप को देख रहे हैं। चाहे फिर अब वो हम कंप्यूटर की भाषा कहें, चाहे कुछ भी कहें। आपने देखा होगा कि अब एक ही ऐप नहीं, कितने सारे हमारे ऐप बन चुके हैं, कितने सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। मंत्रा एक सॉफ्टवेयर है, भाषिणी सॉफ्टवेयर है, कंठस्थ सॉफ्टवेयर है, अब तो स्वयं का पोर्टल भी चल गया है जहाँ पर देवनागरी पढ़ाई जाती है। तो देवनागरी भाषा जो है अपने विस्तारित रूप में है, अपने चरम पर है और आगे ये और विस्तारित होने वाली है, क्योंकि हिंदी की जो हिंदी है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। एक सर्वे निकला था, उसमें लिखा था कि इंग्लिश के बाद में सबसे ज्यादा सर्च करने वाले यूजर्स हैं वो हिंदी वाले ही हैं, और स्पेशली देवनागरी और हिंदी को ही वो लोग सर्च करते हैं। सबसे ज्यादा रिपोर्ट उसकी ये बताती है सर्वे की। तो बात यही आती है, मन खुश हो जाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पिछड़ नहीं रहे हैं। कुछ निराशाजनक हेतु हैं, वो हमें स्वीकृत हैं, लेकिन हमें अपने रास्ते बढ़ते जाना है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आयोजकों ने मुझे इतना समय दिया, यहाँ खड़े होने का अवसर प्रदान किया। पढ़ना चाहते हैं। हाँ, तो आप सभी का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं प्रभु पासी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आपका स्वागत है। आपकी 2 मिनट बैठिए, हम पूरा सम्मान देंगे। दिलवाज में नमस्कार। आदरणीय मंच, गुरु एवं वरिष्ठ मित्र पुष्पागिरी सर, मनोहर भाटी सर ने मुझे द्रविड़ लिपि एवं देवनागरी लिपि पर लेख तैयार करने के लिए कहा था। उसी हिसाब से मैंने लेख तैयार किया है और लेख तो पूरा ग्रुप में और सर को मैं शेयर करूंगा, जिस बता दूंगा। समतल रेखाओं में लिखती देवनागरी की शान, घुमावदार अक्षरों में द्रविड़ का है मान, दोनों मिलकर लिखती है इतिहास देश का, विविधताओं में एकता ही भारत की पहचान। पूरे भारत में सारी भाषाएं ब्राह्मी लिपि से ही व्युत्पत्ति